नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत कर रहे हैं सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेत्री त्रिपाठी। पहली बड़ी खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में त्रिशंकु विधानसभा के आसार हैं। इंडिया न्यूज और एक्सिस के एग्जिट पोल में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है। उसे 103 सीटें मिलती दिख रही हैं, लेकिन बहुमत से दूर है। त्रिशंकु विधानसभा के आसार हैं। इंडिया न्यूज और एक्सिस के एग्जिट पोल में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है। उसे 103 सीटें मिलती दिख रही हैं, लेकिन बहुमत से दूर है। एग्जिट पोल में बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा होता हुआ दिख रहा है। 2009 के मुकाबले में उसे 57 सीटों का फायदा हो रहा है, जबकि कांग्रेस को 37 सीटों का नुकसान दिख रहा है। कोंकण क्षेत्र में शिवसेना को सबसे ज्यादा 33 सीटें, जबकि बीजेपी को 18, कांग्रेस को 12 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं एनसीपी को 6 सीटें मिल सकती हैं। विदर्भ क्षेत्र में बीजेपी भारी पड़ रही है। यहां बीजेपी को 38, कांग्रेस को 11, शिवसेना को 8, एनसीपी और एमएनएस को एक एक सीट मिलती हुई दिख रही है। मराठवाड़ा क्षेत्र में बीजेपी और शिवसेना को 15-15 सीटें, जबकि कांग्रेस को 9 और एनसीपी को 4 सीटें मिलती दिख रही हैं। यहां एमएनएस खाता भी नहीं खोलती नजर आ रही। खानदेश में भी बीजेपी बाजी मार रही है। यहां उसे 21, शिवसेना को 11, एनसीपी को 8 और कांग्रेस को 6 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। यहां एमएनएस को 1 सीट मिल रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक वेस्टर्न घाट इलाके की 58 सीटों में से 21 सीटें शिवसेना को मिलती दिख रही हैं, जबकि बीजेपी को 11, कांग्रेस को 7 और एनसीपी को 18 सीटें मिलती दिख रही हैं। हरियाणा में भी बीजेपी बढ़त लेते हुए दिख रही है। एक्सिस के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी और आईएनएलडी के बीच कांटे की टक्कर होगी। एक्सिस के मुताबिक बीजेपी को 29-33 सीटें तो आईएनएलडी को 31-35 सीटें मिलेंगी। कांग्रेस को 18 से 20, एचजेपी को 5 और अन्य को 7 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र की 288 और हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती 19 अक्टूबर को होगी। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 8 नवंबर को खत्म हो रहा है। महाराष्ट्र में 62% मतदान हुआ है, जो कि पिछली बार की तुलना में 3% ज्यादा है। 2009 में यहां 59% मतदान हुआ था। वहीं हरियाणा में पिछली बार की वोटिंग का रिकॉर्ड टूट गया। यहां 73% वोटिंग हुई। 2009 में यहां 72.3% लोगों ने वोट डाला था। दूसरे न्यूज चैनल्स के एग्जिट पोल में भी महाराष्ट्र में बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है। और आज तक के एग्जिट पोल में बीजेपी को 288 में से 124 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं शिवसेना को 71, कांग्रेस को 35 और एनसीपी को 29 सीटें मिलने का अनुमान है। एबीपी के एग्जिट पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी को 127 सीटें मिल रही है। शिवसेना को 77, कांग्रेस को 40 तो एनसीपी को 34 सीटें मिल रही हैं। एनसीपी के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को महाराष्ट्र में 129 सीटें मिलेंगी, जबकि शिवसेना को 58, कांग्रेस को 43 और एनसीपी को 36 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। न्यूज 24 के एग्जिट पोल में बीजेपी को 151 सीटें यानी कि पूर्ण बहुमत दिखाया गया है। शिवसेना को 71, कांग्रेस 27 तो एनसीपी को 28 सीटें मिल रही हैं। टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल की बात करें तो महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ी बढ़त है। शिवसेना को 56, कांग्रेस को 43 और एनसीपी को 36 सीटें मिल सकती हैं। एग्जिट पोल के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उसे सही बताया। गडकरी ने कहा कि दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि कांग्रेस एग्जिट पोल में दिखाए आंकड़ों से बेहतर करेगी। एग्जिट पोल के जरिए हम कुछ भविष्यवाणी नहीं कर सकते। कांग्रेस नेता नवीन जिंदल ने भी एग्जिट पोल के दावे को गलत बताया। जिंदल के मुताबिक बेहतर काम की वजह से हरियाणा में कांग्रेस की तीसरी बार सरकार बनेगी। वहीं एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि एग्जिट पोल पर टिप्पणी सही नहीं है। पटेल ने कहा कि महाराष्ट्र में किसी एक पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि गठबंधन का युग खत्म नहीं हुआ है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी को बहुमत मिलेगा। शाह ने गठबंधन टूटने के लिए शिवसेना को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपनी बात रखी थी, लेकिन शिवसेना मानी नहीं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पंजाब में अकाली दल से गठबंधन तोड़ने की खबरों का खंडन किया। शाह ने कहा कि अकाली दल से अच्छे संबंध बरकरार हैं। हरियाणा जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने अंबाला में मतदान किया। विनोद शर्मा अंबाला से उम्मीदवार भी हैं। हरियाणा के बरवाला विधानसभा के नियाना गांव में वोटिंग के दौरान जमकर बवाल हुआ। कई मोटरसाइकिलें फूंक दी गई, जमकर पथराव हुआ। बताया जा रहा है कि नियाना गांव के कुछ बूथों पर फर्जी वोटिंग को लेकर दो पक्षों में पहले बहस हुई, फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई।
पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर हालात पर काबू पाया। हालात तनावपूर्ण देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। उधर सिरसा के खेड़ा गांव में आईएनएलडी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट और गोलीबारी हुई। गोलीबारी में एक शख्स घायल हो गया। नेपाल में बर्फीले तूफान से एक भारतीय समेत 21 पर्वतारोहियों की मौत हो गई। 85 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मनांग और मस्तांग में हुए हादसे की खबर मिलते ही सेना और प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गया। बर्फीला तूफान, इस बीच राहत और बचाव का काम जारी है। बर्फीले तूफान की वजह से राहत और बचाव के काम में परेशानी आ रही है। लापता लोगों की तलाश में सेना हेलीकॉप्टर की मदद ले रही है। नेपाली सेना ने कहा है कि मनांग और मस्तांग इलाके में राहत और बचाव का काम जारी है। बर्फीले तूफान से 18 विदेशी पर्वतारोहियों को जिंदा बचाया गया है। दिल्ली के यमुना विहार में 3 गाड़ियां एक साथ जलकर राख हो गई। 3 कारों में लगी आग ने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी। बताया जा रहा है कि पहले एक कार से अचानक आग की लपटें उठी। लोग जब तक कुछ समझ पाते, पास में खड़ी 2 और गाड़ियों में आग लग गई। आग की खबर मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। सकरी गली होने की वजह से आग बुझाने में काफी दिक्कतें आईं। लोगों का आरोप है कि रोज इन इलाकों में बेतरतीब तरीके से गाड़ियां खड़ी की जाती हैं। आग कैसे लगी अभी ये साफ नहीं हो पाया। यूपी के मुजफ्फरनगर के थाना कोतवाली इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पेट्रोल पंप पर खड़ी बस में अचानक आग लग गई। बस के ऊपर से 11,000 वोल्ट के बिजली के तार गुजर रहे थे। उनमें शॉर्ट सर्किट के चलते चिंगारी बस पर गिरी और बस जल गई। बस में आग की खबर पाकर दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त बस खाली थी। दिल्ली के जगतपुरी थाने में पूर्वी दिल्ली की मेयर और कांग्रेस की पार्षद के बीच तू-तू मैं-मैं के बाद उनके साथ आए लोगों ने हंगामा कर दिया। दरअसल पूर्वी दिल्ली की मेयर मीनाक्षी थाने के अंदर सफाई करने पहुंची थी। जैसे ही कांग्रेस के स्थानीय पार्षद इशरत जहां को इसकी भनक लगी, वो थाने पहुंच गई। पार्षद के थाने पहुंचते ही बवाल बढ़ गया। पार्षद इशरत जहां ने मेयर और उनके साथ आए लोगों को सफाई करने से रोक दिया और हंगामा करने लगी। मेयर का कहना था कि वो डीसीपी की इजाजत के बाद थानों की सफाई करने पहुंची थी, लेकिन पार्षद ने सियासत शुरू कर दी। मेयर ने इस वाकये के बाद पार्षद इशरत जहां पर मानसिक पीड़ा, काम में दखल देने, बंधक बनाने और जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल करने का केस दर्ज किया है। दिल्ली के जगतपुरी में 12 साल के बच्चे से यौन शोषण का मामला सामने आया है। पड़ोस के दुकानदार पर वीडियो गेम का लालच देकर यौन शोषण करने का आरोप है। पुलिस ने पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी फरार है। बिहार के नालंदा में थाने के अंदर एक महिला ने पुलिस कस्टडी में मौजूद लड़के की जमकर पिटाई की। थाने के अंदर मौजूद पुलिस वालों ने लड़के को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन ये महिला बिना रुके उस पर थप्पड़ों की बरसात करती चली गई। इस लड़के पर एक लड़की के साथ छेड़खानी करने का आरोप है। इतना ही नहीं, मौके पर पहुंची पुलिस के साथ भी इस लड़के ने अपने साथियों के साथ हमला कर दिया। पुलिस ने इस लड़की के साथ 2 और साथियों को गिरफ्तार किया है। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी के रायबरेली में पुलिस और पब्लिक के बीच में जमकर बवाल हुआ। लोगों ने पत्थरबाजी की तो पुलिस ने लाठियां भांजी। झड़प में कई पुलिस वाले जख्मी हो गए। एक शव को दफनाने के लिए पुलिस ने एक लड़के से सौदा किया था, लेकिन पैसा देने के बदले उसकी पिटाई का आरोप लगा तो गांवों के लोग भड़क गए। यूपी के मुजफ्फरनगर में घर से भागकर शादी करने वाले प्रेमी जोड़े का गांव वालों ने बहिष्कार कर दिया। दोनों एक ही गोत्र के हैं। गांव वालों की दलील है कि दोनों एक ही गोत्र के हैं, इसलिए इन लोगों ने गलती की है। इनके परिजन भी इन्हें गांव में घुसने नहीं देना चाहते। बेंगलुरु के मणिपुर में इंजीनियरिंग छात्र पर हमला हुआ। छात्र का कहना है कि उसे कन्नड़ में बात करने के लिए कहा गया, न करने पर उसे मारा गया। हमलावरों ने छात्र से कहा कि भारत है, चीन नहीं। इसके बाद उसे मारा गया। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है। राजस्थान की कोटा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मासूम रुद्राक्ष के कातिल की पहचान कर ली है। कातिल रुद्राक्ष का ही पड़ोसी है। मोबाइल कॉल डिटेल से पता चला है कि अंकुर पांड्या नाम के शख्स ने रुपयों के लिए रुद्राक्ष का कत्ल किया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। मोदी आज बड़े लेबर रिफॉर्म का ऐलान करेंगे। मोदी आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम लॉन्च करेंगे। वहीं गोगोई ने भी साफ किया कि उन्होंने पीएम मोदी को देखकर स्वच्छ अभियान की शुरुआत नहीं की है। ये परंपरा तो कांग्रेस की रही है। दिल्ली में शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू से कनाडा के ट्रेड मिनिस्टर ने मुलाकात कर 100 स्मार्ट सिटी बनाने में सहयोग देने की पेशकश की।
100 स्मार्ट शहर बनाने के लिए नायडू ने 4 लाख करोड़ जुटाने के लिए पीएम के सामने पीपीपी मॉडल का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए सरकार म्यूचुअल फंड और बॉन्ड बेचेगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज पंजाब के दौरे पर रहेंगे। राहुल चंडीगढ़ में एनएसयूआई के कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। बिहार के समस्तीपुर में एक कार्यक्रम में पहुंचे सीएम जीतन राम मांझी का हेलीकॉप्टर कीचड़ में फंस गया। बाद में सुरक्षा कर्मियों ने धकेल कर हेलीकॉप्टर को बाहर निकाला। समस्तीपुर में सुबह से हो रही बारिश के चलते हेलीपैड के पास कीचड़ जमा हो गया था, जहां उतरते ही हेलीकॉप्टर फंस गया। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने लखनऊ को 3 बड़े तोहफे दिए। उन्होंने आईटी सिटी, ट्रिपल आईटी और मेदांता अवध हॉस्पिटल का शिलान्यास किया। सुप्रीम कोर्ट के जज एचएल दत्तू के चीफ जस्टिस पर नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुनवाई होगी। जस्टिस दत्तू पर रॉ की एक पूर्व महिला अधिकारी ने संगीन आरोप लगाए थे। गंगा सफाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाखुशी जताई है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि 10 सालों में गंगा सफाई के लिए कोई काम ही नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई और कहा कि सरकार के पास गंगा सफाई को लेकर ठोस विजन ही नहीं है। गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी में टेक्निकल आदमी को रखने पर सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया। कोर्ट ने कहा कि मेट्रोमैन ई श्रीधरन जैसे लोगों की जरूरत है। यौन शोषण के आरोपी आसाराम की दूसरी दिवाली भी जेल में कटेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को नियमित जमानत देने से इंकार कर दिया है। आसाराम के लिए थोड़ी राहत की बात यह है कि मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एम्स के डॉक्टर से पूछा है कि आसाराम को सर्जरी की जरूरत है या नहीं। इस पर डॉक्टर 4 हफ्ते में रिपोर्ट देंगे। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।